नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। नमस्कार दोस्तों, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जी हां, जब आपने बबूल का पेड़ बोया है तो आम कहां से होगा। आज ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है। वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि लगातार जो भारत के अंदर घटनाएं घट रही हैं, जिस तरीके से आपके बच्चों का भविष्य चोरी किया जा रहा है, आपका भविष्य चोरी किया जा रहा है, आपका वर्तमान चोरी किया जा रहा है और आपका धर्म चोरी किया जा रहा है। जल, जमीन, जंगल सब चोरी किया जा रहा है। और चोरी ही नहीं, अब तो डाका डाला जा रहा है। भारत की विदेश नीति हो, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति हो या भारत की अर्थनीति हो, वह भी डाका डाल दी जाती है। क्यों? क्योंकि हमारे देश का प्रधानमंत्री सरेंडर हो चुका है और सरेंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंडर में जो हो रहा है वह देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत दिनों से लगातार भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी देश को यह बता रहे हैं कि किस तरह से आपके बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया है, किस तरह से पेपर लीक गैंग काम कर रहा है और वो सरकार पोषित है। लगातार उसमें जो लोग भी पकड़े जाते हैं, जो जिनके भी नाम सामने आते हैं, वो कौन होते हैं? वो आरएसएस बीजेपी के लोग होते हैं जो आपके बच्चों का सबका भविष्य चोरी कर रहे हैं। तो जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो उस वक्त महाराष्ट्र में टीईटी का पेपर वो चोरी हो गया, यानी टेट भी चोरी हो गया, वह भी लीक हो गया। और लीक ही नहीं हुआ, अब परीक्षा भी रद्द हो गई। यानी बच्चे तैयारी करेंगे, एग्जाम देने आएंगे, एग्जाम देंगे और उसके बाद पेपर लीक, परीक्षा रद्द, फिर एक नया गेम। बच्चों का सेशन खराब होगा, बच्चों का भविष्य खराब होगा, तमाम सारे मेधावी बच्चे टूट जाएंगे, तमाम आत्महत्या कर लेंगे और तमाम किस तरह की स्थितियों में आ जाए। तो आज उसी का उदाहरण आपके सामने खड़ा है। ये बच्चे कोई किसी एक धर्म के नहीं है, ये कोई सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिख नहीं है, ये ईसाई नहीं है, बौद्ध नहीं है, ये जैन नहीं है, ये सर्व समाज के लोग हैं। तो आपके भी बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं। जो काबिल हो उसे होना चाहिए, वो चाहे जिसका हो। लेकिन आज यह हालत कर दी है, काबिल को तो हम जगह देंगे नहीं और अवैध तौर पे चोरी करके, लीक करके हम नाकाबिल लोगों को भरेंगे। ये साजिशें लगातार हो रही, एक दो नहीं 150 पेपर लीक हो चुके हैं नरेंद्र मोदी की सरकार। 150 पेपर लीक होने के बाद 90 परीक्षाएं रद्द हो चुकी हैं। और यही नहीं, इस देश के अंदर जो कहते थे यह देश सुरक्षित हाथों में है, उन्होंने इतना सुरक्षित कर दिया है कि देश में आज कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा है। किसकी सुरक्षा की बात करें? आप सुरक्षित हैं, आपका देश सुरक्षित है, आपकी नीतियां सुरक्षित है, आपका न्यायपालिका सुरक्षित है, आपकी कार्यपालिका सुरक्षित है, आपकी जो डेमोक्रेसी है वो सुरक्षित। क्या सुरक्षित? शायद कुछ नहीं। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस रहे जस्टिस मार्कंडे काटजू साहब, जिनके पिताजी भी चीफ जस्टिस रहे, तो वो मार्कंडे काटजू साहब जो देश के एक बहुत काबिल कानूनविद माने जाते हैं और प्रखर मुखर जो है कानूनविद माने जाते हैं, जस्टिस के रूप में वो निर्विवादित रूप से देश में ही नहीं दुनिया में अपना स्थान रखते हैं। वो कहते हैं आज अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो आपको बीजेपी का समर्थक बनना पड़ेगा, आरएसएस के हाथों खेलना पड़ेगा।
जी हां, यह बात कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज हालात ये, आज बलात्कारियों का बचाव करने वाला कौन होता है? भारतीय जनता पार्टी के लोग, आरएसएस के लोग। आज जगह जगह अराजकता फैलाने वाले कौन होते हैं? भाजपा के लोग और आरएसएस के लोग। आज जगह जगह हिंसा और नफरत को बढ़ावा देने वाले लोग कौन होते हैं? आरएसएस बीजेपी के लोग। और लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटने वाले कौन होते हैं? अंग्रेज नहीं होते, यही बीजेपी आरएसएस के लोग। और समाज में तनाव और टकराव पैदा करने वाले कौन होते हैं? आरएसएस बीजेपी के लोग। नेताओं की अंधभक्ति कौन करते हैं? बीजेपी के समर्थक, मोदी के समर्थक, योगी के समर्थक। और भ्रष्टाचारियों का बचाव कौन करते हैं? वो भी इत्तेफाक से बीजेपी आरएसएस के लोग होते हैं। और इससे सब कुछ जो आपका छिनता है वो किससे छिनता है? आपका भविष्य, आपका घर, आपका अमन चैन सब छिन जाता है। और नतीजा ये होता है, जब राम मंदिर में श्रेय लेने की बात आती है कि आखिर राम मंदिर क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो कहते हैं जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। साहब, ये राम को लेके आए हैं, ये श्रेय ले रहे हैं मंदिर का। जबकि कानूनी रूप से कह दीजिए, एफिडेविट दे दीजिए, तो कहेंगे नहीं नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से हुआ है, हमारा नहीं है। लेकिन वैसे कहेंगे कि मंदिर तो हमने वो किया, हमने बनवाया, जजमेंट भी हमें दे दिया। यही बात तो कह रहे हैं मार्कंडे कांडू साहब। तो वही स्थिति है। लेकिन जब मंदिरों से चढ़ावा चोरी होगा, मंदिरों से तमाम दूसरे कुकर्म होंगे, तमाम व्यभिचार होंगे, तो ऐसी स्थिति में श्रेय लेने का मोदी आएंगे या आदित्यनाथ आएंगे? कौन आएगा? कोई नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये असल लीक लोग हैं, चोर लोग हैं। तो वो सामने आ जाता है। एक और पेपर लीक हो गया, राहुल गांधी कहते हैं, नेता प्रतिपक्ष, कि एक और पेपर लीक हो गया, एक और परीक्षा रद्द हो गई। एक बार महाराष्ट्र का टीईटी पेपर लीक हो गया। देश की शिक्षा और परीक्षा व्यवस्थाओं को वसूली का सिस्टम बना दिया गया है, जिससे देश का हर युवा असुरक्षित हो गया है। यह सिर्फ पेपर लीक नहीं है, यह युवाओं के भविष्य की चोरी है। तो राहुल गांधी तो इसकी चिंता करते हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी कहती कि जब ट्रस्ट में सब बीजेपी के लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, सारा सिस्टम उनका है, तो चोरी कैसे हो रही? और चोरी हो रही है तो उसके बाद जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं? आज यह स्थिति है, आप क्यों नहीं बता रहे हैं कि आप कर रहे हैं? चोरी में आप शामिल हैं। इसी तरह परीक्षा सिस्टम की बात करते हैं, तो परीक्षा सिस्टम में आज कौन बैठा है? बीजेपी आरएसएस के लोग बैठे हैं, और वो लोग परीक्षाएं करा रहे हैं, वो सब सिस्टम संभाल रहे हैं। तो फिर कौन कर रहा है? भविष्य चोरी भी यही कर रहे हैं। यानी हर चोरी ये करेंगे, हर बेईमानी ये करेंगे, और उसके बाद खुद को शिवाजी के बराबर ला करके खड़ा कर देंगे। क्या कहेंगे कि जब मुगल जो सरदार था शाइस्ता खान ने एक विशाल सेना के साथ वर्षों तक शिवाजी के क्षेत्रों पर आक्रमण किया, अंततः केवल कुछ सैनिकों के साथ शिवाजी ने रात्रि में शाइस्ता खां के शिविर पर हमला किया। शाइस्ता खां इस हमले में बाल बाल बच गया, किंतु अपनी कुछ उंगलियां गवा बैठा और वह तुरंत महाराष्ट्र छोड़कर चला गया। यह साहसिक आक्रमण आधुनिक सर्जिकल स्ट्राइक के समान है। यह पढ़ाने का काम कौन कर रहा है? नरेंद्र मोदी। 8वीं क्लास की परीक्षा में बच्चों को पढ़ाने के लिए यह किया जा रहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो लड़ाई लड़ी मुगल सेना से, नरेंद्र मोदी का सर्जिकल स्ट्राइक भी वही है, शिवाजी की तरह। यानी खुद को शिवाजी खड़ा कर दे रहे हैं। अब आप समझ लीजिए क्या है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं है, वो तो विदेश यात्रा पे निकल जाते हैं, फिर 2 देशों की विदेश यात्रा पर, 2 दिनों की विदेश यात्रा पर निकल गए। सेशेल्स में मौसम का एंजॉय करेंगे। अब सेशेल्स आपने हो सकता है सुना भी ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए सेशेल्स जा रहे हैं, मोदी एंजॉय करने जा रहे हैं।
देश में क्या होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। रिकॉर्ड विदेश यात्राएं नरेंद्र मोदी ने की हैं। इतनी विदेश यात्राओं के बाद में भारत की विदेश नीति की हालत क्या है? जो भारत के पास में 2014 में मनमोहन सिंह सरकार के समय में डील हुई थी, उस डील के तहत 2015 में बांग्लादेश ने भारत को अपना मंगला पोर्ट सौंपा था, जो भारत के लिए सैन्य दृष्टिकोण से बेहद जरूरी था, भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार में वो इतनी खराब विदेश नीति हुई कि उसने भारत से यह पोर्ट छीन करके चीन को दे दिया। किसको? हमारे सबसे बड़े दुश्मन चीन को। वो चीन जिसको नरेंद्र मोदी लगातार बिजनेस दे रहे हैं और बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसके कारण भारतीय सीमा से मंगला सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर है। चीन जासूसी करने का सारा मंसूबा पाले हुए है और यहां से उसे पता है कि सारे रास्ते जो भारत के हैं इसी तरफ से जाते हैं, तो सिक्किम हो, पश्चिम बंगाल हो और बांग्लादेश, ये सारे जो जाने के लिए मंगला पोर्ट का इस्तेमाल होगा। यानी भारत को किस तरीके से इन्होंने इस बर्बादी में ढकेल दिया। जब यह स्थिति कर दी हो तो आपको सवाल करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा कि किस तरह से इस देश को बर्बाद किया है इस शख्स ने। तो जब यह बर्बादी की हो तो सवाल किया जाना चाहिए, बिल्कुल किया जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इस देश की बर्बादी की। वैसे भी मैं आपको बताता रहा हूं कि भारत को झूठ की प्रयोगशाला बना दिया है नरेंद्र मोदी। आज दुनिया भारत के झूठ पर, भारत पर थूक रही। हमारे प्यारे भारत जो हमें अपने जान से प्यारा, आज इसके बाद हम मौन बैठे। नरेंद्र मोदी के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, उन्होंने संसद में झूठ बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर में एक भी हमारा सैनिक नहीं मरा, एक भी हमारा नुकसान नहीं हुआ। और अब वही रक्षा मंत्रालय लिस्ट जारी करता है कि भारत के एक नहीं, दो नहीं, 6 सैनिक और सैन्य अधिकारी मारे गए। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थितियों में लाके देश को सौंप दिया है। देश की यह बर्बादी की है, इस देश का कलंक बन गया है यह शख्स प्रधानमंत्री बनके। तो अब आप समझ सकते हैं कि इस तरह से इन्होंने शहीदों का भी अपमान किया और देश का भी अपमान किया, और इसके बाद साजिश रचते हैं। आज यह हालत हो गई है। भारत की सरकार ने जो सरेंडर किया है इजराइल और अमेरिका के आगे, नरेंद्र मोदी आज वहां जब झुक करके सरेंडर हो जाते हैं तो उसका नतीजा होता है कि पूरी दुनिया में भारत एक बेइज्जत देश की तरह से खड़ा हो जाता है। और जब यह बेइज्जत होता है तो उसका नतीजा क्या होता है? जब पश्चिम एशिया में विकराल संकट पैदा होता है, युद्ध के हालात पैदा होते हैं, तो भारत को पूछा तक नहीं जाता है, जो दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, परमाणु संपन्न देश है। पाकिस्तान से पहले हम परमाणु संपन्न हुए थे, और उस देश को इस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जाता है कि वह देश आज बिल्कुल दूसरों के आगे ताक रहा है, देख रहा है। तो उस स्थिति हमारी इस नीति का ही नतीजा है, गाजा पर हमारी नीति का नतीजा है कि हम किसी भी मुद्दे पर बोल नहीं पाते हैं। सिर्फ अपमान, अपमान और अपमान। प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को मुंह पर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से लताड़ता है, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी हिज एक्सीलेंसी, हिज एक्सीलेंसी, हिज एक्सीलेंसी। आज तक भारत के किसी प्रधानमंत्री ने कभी भी अमेरिका के राष्ट्रपति को हिज एक्सीलेंसी नहीं कहा, लेकिन पहली बार मालिक है हमारा। कौन है? मालिक तो नहीं है। भारत तो एक स्वतंत्र राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है, लेकिन एक सत्ता ने उसे गुलाम बना दिया है। तो किसने गुलाम बनाया? ये गुलाम बनाया है आरएसएस, बीजेपी ने। जी हां, यही जो देश का कलंक है, जो जब देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो ये देश को कलंकित कर रहे थे। अंग्रेजों की गोद में बैठकर देश को बेच रहे थे, देश का सौदा कर रहे थे।
जहां 7,32,000 कांग्रेसी अपनी शहादत दे रहे थे, वहीं ये जाकर के अंग्रेजों की गोद में बैठ करके मलाई खाने का काम कर रहे थे, मुखबिरी कर रहे थे, हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को मरवा रहे थे, उनके खिलाफ गवाहियां दे रहे। और जब यह हो रहा हो तो लेकिन इनका भी चरित्र देख लीजिए, जिसने जो किया है। हाल के दिनों पे ही बात कर लेते हैं। जो संघ का गंदा खेल है, ये संघी बताएंगे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग है, इन्होंने देश को बंटवा दिया और इन्होंने समाज को भी बांट दिया। आज देश, पूरा देश जल रहा है जगह जगह, मणिपुर से लेके जम्मू कश्मीर तक और वहां से लेके नीचे, जहां भी देखिए। तो आज यह स्थिति हो, तो आज आप 1947 याद करें, बलराज मधो, जिनके जरिए पंजाब और जम्मू कश्मीर को जलवाया गया, उस वक्त में जब उसको सपोर्ट देने की जरूरत थी, भारत में किस तरह से जम्मू कश्मीर को शामिल कराया जा रहा था, तब ये आग लगा रहे। जम्मू का मैसेकर इसी बलराज मधोक ने कराया था और करीब 3 लाख मुसलमानों को मरवा दिया था इसने। उससे बड़ा मैसेकर आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं। तो अब आप सोचिए, 3 लाख को मरवा देने वाला यह बलराज मधोक कौन था? आरएसएस का, जो जनसंघ का संस्थापक सदस्य था और बाद में उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना। तो अब आप समझिए, यह पाप करने वाला यही बलराज मधोक कानपुर अधिवेशन में 1972 में जब आता है, तो यहां पर वही अटल बिहारी वाजपेयी, वही लाल कृष्ण आडवाणी और ये सारे लोग उनसे पहले एक रिपोर्ट बनवाते हैं और इस रिपोर्ट में तमाम वह सच सामने लाते हैं और उसके बाद में इस अधिवेशन के दौरान उनको अपमानित किया जाता है। इतना अपमानित किया जाता है कि उनको मरवा देने की साजिश रची जाती है। वो किसी तरह भागते हुए ट्रेन पकड़ के यहां से जाने का प्लान करते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि अरे किस तरह से दीनदयाल उपाध्याय को ट्रेन में ही मरवा दिया गया था, जिसमें उन्होंने अपनी किताब में ही जिक्र किया कि दीनदयाल उपाध्याय को खुद अटल बिहारी वाजपेयी ने साजिश करके मरवाया था। वही दीनदयाल उपाध्याय जो जनसंघ के संस्थापक सदस्यों में से अहम थे और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। तो आप समझिए, उन्हें मरवाने की साजिश जो रची थी अटल बिहारी वाजपेयी ने, उसका उन्होंने अपनी किताब में खुलासा किया है। तो वो क्या करते हैं, कानपुर से उन्नाव तक चुपचाप ट्रेन की पटरी 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 चलते चले जाते हैं पैदल, और उन्नाव से वो ट्रेन पकड़ते हैं। दूसरी उस ट्रेन से नहीं जाते, क्योंकि जानते थे जिस ट्रेन से उनका रिजर्वेशन हुआ है उसी ट्रेन में उनकी हत्या की साजिश भी रच दी गई है, जैसे दीनदयाल उपाध्याय की रची गई थी। जैसे साजिश रची गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी कि कश्मीर उन्हें भेजा गया, उस कश्मीर में जहां वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे वह मौसम, क्योंकि उनको बीमारी थी उसके, और वो वहां मर गए। कहां मरे? आरएसएस के व्यक्ति के साथ। तो अब आप समझ सकते हैं यह खेल हुआ था। और इसके बाद में लाल कृष्ण आडवाणी, भूल गए क्या? 1990 का याद करिए, यही वो शख्स था जिसने इस देश को आग लगवाई थी राम मंदिर आंदोलन के नाम पे, और रथ यात्रा निकलवा करके इस देश में लाखों लोगों की हत्याओं का कारण बना था, आगजनी का कारण बना था, अराजकता का कारण बना था। तो इस तरह से जिन जिन लोगों ने साजिश रची, जिन जिन लोगों ने इस देश में गुनाह किए, उन्हें प्रकृति ने सजा दी है। तो आप ये समझ लीजिए, आज जो लोग साजिशें रच रहे हैं वो कल के अपने भविष्य को जान ले स्पष्ट तौर पर। जी हाँ, यही आपको बता। और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कहते हैं, मोहब्बत की राजनीति करो, डर की नहीं, प्रेम की राजनीति करो, हर किसी के भले की राजनीति। जी हाँ, यह होती है राजनीति, यह नहीं होती कि चोरी करो।